सभी को सादर नमन। हमारा आज का विषय कविता के तत्व है। हमने पिछली वीडियो में भाव तत्व और कल्पना तत्व ये दोनों कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं बुद्धि तत्व और शैली तत्व, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि कविता क्या है, जो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, उसका स्वरूप और उसकी परिभाषा, ठीक है। कविता अर्थात किसी मनोभाव को कलात्मक रूप में किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करना, वो क्या है, कविता, ठीक है। जिसमें हमने भारतीय आचार्यों के मत पढ़े थे, पाश्चात्य विद्वानों के, ठीक है, बाद में हिंदी विद्वानों के मत ये सारे करे थे हमने, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं कविता के तत्व, और तत्व में हमने दो तत्व पढ़ लिए हैं, भाव तत्व और कल्पना तत्व, ठीक है। भाव क्या है कि कवि है जो जैसा सोचता है, ठीक है, वो उसी प्रकार अर्थात अपनी अनुभूति को, अपने भाव को ही वो उसी रूप में पाठक तक पहुंचाने का यत्न करता है, ठीक है। वो क्या है, उसका भाव कि वो क्या सोचता है कि मनुष्य के हृदय में क्या है, बाह्य जगत, बाह्य जगत क्या है जो हम देखते हैं, बाह्य जगत की संवेदनाओं के कारण विकार उठते हैं उसके मन में, ठीक है। जो वो देखता है उसके कारण उसके मन में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का विकार उठता रहता है। तो वो सब मिलकर परस्पर मिलकर क्या बन जाते हैं, भाव बन जाते हैं, ठीक है। कविता में हम सबसे पहले भाव तत्व रहता है, बाद में उसमें आता है कल्पना, ठीक है। कल्पना कि कल्पना के बिना क्या है, जो कविता क्या है बेजान बन जाती हैं, ठीक है। कल्पना क्या करती है, वस्तुओं के मानसिक बिंबों की पुनर्रचना करती हैं, ठीक है। अर्थात कल्पना क्या है, किसी वस्तु का मूर्त रूप प्रदान करती हैं, मानसिक बिंब, ठीक है। मानसिक बिंब क्या होते हैं, चित्र प्रस्तुत करती है हमारे, कहाँ पर, हमारे मन में, ठीक है। मानसिक अर्थात हमारे माइंड में, ठीक है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वह बुद्धि तत्व, कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि है कि बुद्धि तत्व मन की कोई भी क्रिया, ठीक है, मन भी कोई भी क्रिया क्या है कि बुद्धि के बिना संभव नहीं है। बुद्धिहीन कार्य कभी भी प्रशंसनीय नहीं माना जाता। काव्य में बुद्धि भावना की आधार भूमि प्रस्तुत करती है। भाव के जागृत होते ही वर्ण्य वस्तु को यथास्थान संजोना, ठीक है। अब जो कौन तय करेगा कि जो हमारा वर्णन का विषय है, ठीक है, जो वस्तु है उसको किस प्रकार संजोजना है, वो बुद्धि तय करेगी। उसे क्रम, किस क्रम में उसको व्यवस्थित करना है, वो कौन करेगा काम, बुद्धि। और वो औचित्य प्रदान करना किसका कार्य है, बुद्धि का कार्य है। भावों को अधिक अधिक स्पष्ट करने का कार्य भी बुद्धि को ही करना पड़ता है। अब जो हमारे भाव हैं उसको भी कौन स्पष्ट करता है, अच्छी तरह से उसको क्लैरिटी कौन लाता है, बुद्धि, ठीक है। उसमें तो बुद्धि कल्पना को भी नियंत्रित करती है और शैली को भी समन्वित करती चलती है। अर्थात कि ये सारे जो तत्व हैं जो बुद्धि के द्वारा संचालित तो होते हैं, बिना बुद्धि के हम इनको संचालित नहीं कर सकते, उनको यथास्थान नहीं संजो सकते, ठीक है। परंतु काव्य में वे अनुभूति अपना अनुशासन न स्थापित कर ली, इसकी ओर सजगता की आवश्यकता है, ठीक है। किसकी ओर सजगता की आवश्यकता है कि कहीं बुद्धि ही ना प्रधान बन जाए कि हम कविता लिख रहे हैं, ठीक है, हमारे उसमें भाव उपस्थित है, कल्पना उपस्थित, लेकिन ये ना हो जाए कि उसमें निरी बुद्धि ही हो, ठीक है, बुद्धि से उपस्थित ही वो कविता बन जाए, इस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वैसे तो आज के युग में नई कविता में बुद्धि तत्व की कुछ अधिकता हो चली है, किंतु हमारा मानना है कि नई कविता में भाव का अंश जितना कम होगा उतनी ही कम आनंद देने वाली वह होगी, ठीक है। जिस जिस साहित्य में, ठीक है, अगर कविता में भाव ही नहीं होगा तो वो क्या होगी, वो आनंद प्रदान नहीं करेगी, ठीक है। अगर उसमें अकेली बुद्धि तत्व ही ज़्यादा प्रधान होगा तो वो क्या है, आनंद पैदा नहीं करेगा, ठीक है। वह आनंद मात्र किस प्रकार का होगा, बौद्धिक होगा, जबकि कविता तो खास तौर से अनुभूति प्रदान होती है, ठीक है। अनुभूति अर्थात भाव प्रदान होती है। आगे हमारा तत्व आता है शैली तत्व। शैली अर्थात स्टाइल, कविता को लिखने का कौन सा स्टाइल है, ठीक है। शैली काव्य का क्या है, मूर्त रूप है, शब्द चयन, उसका विन्यास, कहने का ढंग आदि सभी बातें शैली के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जिस प्रकार रचनाकार जिस भाषा, जिस रूप और जिस पद्धति में अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करता है वो क्या है, शैली है। इस तत्व को अधिकांश विद्वान क्या कहते हैं, श्रीर तत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। इस तत्व का आधार भाषा है, ठीक है। शैली तत्व का आधार क्या है, भाषा, इसे भाषिक संरचना भी कहा गया है। शैली भाषा के बाह्य अंग से संबंधित होती हैं, किस अंग से, भाषा के, काव्य के बाह्य, ठीक है, बाह्य अंग से। जैसे कि भाषा क्या है, उसका बाहरी रूप है छंद,
ठीक है, उसमें जो शब्द है वो क्या है, उसका बाह्य रूप जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भाव है, कल्पना है, बुद्धि तत्व है, उसका आंतरिक रूप है, आंतरिक अर्थात इसको हम उसके आत्मा मान सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार शरीर के अभाव में प्राण का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार भाषा के अभाव में साहित्य की कल्पना संभव नहीं है। ठीक है, कि भाव, बुद्धि, कल्पना कविता की आत्मा है, किंतु शैली रूप शरीर के बिना उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार शरीर के बिना आत्मा का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, अगर हमारा हम आत्मा है लेकिन शरीर नहीं है तो क्या उसका कोई महत्व होगा? नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार जो भाव, बुद्धि और कल्पना ये क्या है, तो कविता की आत्मा, लेकिन उसका शरीर कौन है? शरीर उसकी शैली है। ठीक है, उसके बिना इनका महत्व भी नहीं रह जाएगा, इनका कोई आकार नहीं होगा। जो प्रसिद्ध विद्वान पोप है उसने कहा है, स्टाइल इज़ द मैन, अर्थात शैली ही व्यक्ति है। ठीक है, उसने शैली, जो कविता में शैली तत्व उसको क्या माना है? व्यक्ति मान लिया है। ठीक है, व्यक्ति। और जो उसका आंतरिक रूप है, आंतरिक अर्थात जो उसका भाव है, बुद्धि है, कल्पना है, वो उसकी क्या है? आत्मा। शैली क्या है? व्यक्ति। ठीक है, जो उसका मूर्त रूप है। इसका तात्पर्य यह है कि काव्य का बाहरी विधान होते हुए भी शैली तत्व को कलाकार के व्यक्तित्व से अलग करके नहीं देखा जा सकता। व्यक्तित्व के समान ही प्रत्येक कवि की एक निराली शैली होती है। ठीक है, जिस प्रकार हर व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व होता है, ठीक है, उस प्रकार हर कवि की एक निराली शैली होती है, अलग शैली होती है। कलाकार अपनी रचना में बुद्धि तत्व की सहायता से सत्य और शिव का संग्रह करता है। ठीक है, बुद्धि तत्व की सहायता से क्या करता है? सत्य और शिव। सत्य और शिव अर्थात उसमें भाव भरता है, कल्पना भरता है। तो शैली तत्व की सहायता से वो क्या करता है? सुंदरतम की योजना करता है। अभी आगे देखो कि प्रत्येक कवि और लेखक की रचना में उसकी शैली के दो रूप होते हैं। कितने रूप आते हैं शैली के? दो। ठीक है, एक तो प्रत्येक कवि की शैली उसकी भाषा और साहित्य के ऐतिहासिक विकास क्रम के साथ बंधी रहती हैं। किस रूप में बंधी रहती है उसकी शैली? भाषा और साहित्य के ऐतिहासिक क्रम। ठीक है, इस प्रकार इसे हम ऐतिहासिक तत्व कहते हैं। और दूसरी उसकी शैली में उसकी व्यक्तिगत दृष्टि और स्वभाव के प्रति इच्छा उद्बुद्ध होती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? शैली का व्यक्तित्व तत्व। ठीक है, शैली के आगे दो तत्व आ जाते हैं, एक तो ऐतिहासिक और दूसरा व्यक्ति तत्व। ठीक है, और इस प्रकार हम संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं कि साहित्यकार के अमूर्त भावों और विचारों को आकर्षक मूर्त स्वरूप प्रदान करने का कार्य शैली तत्व ही करता है। ठीक है, ये था आपका तत्वों वाला क्वेश्चन जो कि आज ख़त्म होता है। अपनी अच्छी तरह से कर लेना है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।